बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर लूप की और देखेंगे कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉर लूप को कब और किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। टॉपिक को थियोरेटिकली कवर करने के बाद आखिर में एक प्रोग्राम की मदद से हम इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि फॉर लूप आखिर है क्या। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर लूप एक प्री टेस्ट लूप है। प्री टेस्ट लूप से क्या मुराद है, हम पहले भी बात कर चुके हैं जब हमने व्हाइल लूप को डिस्कस किया था। एक ऐसी लूप जिसमें कंडीशन को पहले इवेल्युएट किया जाता है और उसके बाद कंडीशन के ट्रू होने की सूरत में जो लूप बॉडी है जिसमें एक या एक से ज़ायद स्टेटमेंट्स मौजूद होंगी उन्हें एग्जीक्यूट किया जाता है जब तक कि कोई पर्टिकुलर कंडीशन जो कि पहले ही इवेल्यूएट की जा चुकी होती है वो ट्रू रहती है। उस वक्त तक लूप बॉडी को रिपीट किया जाता है, इटरेट किया जाता है। यहाँ पे ये भी बताना चलूँ कि फॉर लूप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से प्रोग्रामर्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ की जाने वाली लूप है। इस लूप को काउंटर कंट्रोल लूप भी कहा जाता है और ऐसा इसलिए है कि इस लूप में हम एक वेरिएबल की मदद से काउंट करते हैं कि कितनी इटरेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं लूप की। यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि ऐसी कंडीशंस जहाँ पे आपको पहले से मालूम हो कि हमें लूप को कितनी मर्तबा इटरेट करना है, वहाँ पे नॉर्मली फॉर लूप का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, जबकि व्हाइल लूप का इस्तेमाल ज़्यादातर ऐसे सिनेरियोज में किया जाता है जहाँ पे पहले से हमें ये मालूम नहीं होता कि लूप बॉडी ने कितनी मर्तबा इटरेट करना है। आइए अब नज़र डालते हैं फॉर लूप के सिंटेक्स पे और यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंटेक्स के साथ मैंने जनरल फॉर्म लिखा हुआ है। ऐसा इसलिए है कि फॉर लूप को आप कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो सिंटेक्स हम डिस्कस करेंगे वो हम जनरल फॉर्म का करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसी वीडियो में आगे चल के हम बात करेंगे कि जो डिफरेंट वेरिएशंस हैं किस तरह से हम डिफरेंट वेज में फॉर लूप को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आप फॉर लूप यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप कीवर्ड फॉर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद पैरेंथेसिस में आपको तीन चीजें प्रोवाइड करनी है, इनिशियलाइजेशन, उसके बाद सेमीकोलन है, कंडीशन, सेमीकोलन और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इनिशियलाइजेशन से क्या मुराद है, जैसा कि हमने कहा कि फॉर लूप एक काउंटर कंट्रोल लूप है, यानी इसमें हम एक वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं जिसकी मदद से हम इटरेशंस की काउंटिंग करते हैं। तो जिस वेरिएबल को हम काउंटर के तौर पे यूज़ कर रहे हैं उसकी जो इनिशियल वैल्यू हम सेट करते हैं, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन से मुराद वो इनिशियल वैल्यू है। तो जब आप इनिशियलाइजेशन करेंगे उसके बाद आप सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप कंडीशन इंपोज करते हैं कि जब तक ये पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू रहेगी उस वक्त तक लूप की बॉडी इटरेट करेगी, और फिर सेमीकोलन का इस्तेमाल, और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया जाता है। यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट से क्या मुराद है, यानी जिस वेरिएबल को हम कंडीशन में यूज कर रहे हैं जाहिर सी बात है उसको या तो हम इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे किसी स्पेसिफिक वैल्यू के साथ, अदरवाइज तो लूप इन्फिनिट लूप में कन्वर्ट हो जाएगी। और यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बाद सेमीकोलन मौजूद नहीं है, फिर आप पैरेंथेसिस क्लोज कर देते हैं और ओपनिंग कर्ली ब्रेस स्टार्ट करते हैं, और इसके दरमियान आप वो स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखते चले जाते हैं जो कि आप लूप बॉडी के तौर पे यूज करना चाहते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट n से मुराद है नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, यानी आप जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, लिखेंगे। हर एक स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे और फिर आप क्लोजिंग कर्ली ब्रेस का इस्तेमाल करेंगे। तो जो क्लोजिंग कर्ली ब्रेस और ओपनिंग कर्ली ब्रेस है इसके दरमियान जो स्टेटमेंट्स हैं ये कहलाती हैं हमारी लूप बॉडी। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए अब बात करते हैं इसके फ्लो चार्ट की कि फ्लो चार्ट किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है। इनिशियलाइजेशन के फौरन बाद कंडीशन को इवैल्यूएट किया जाता है। अब कंडीशन ट्रू भी हो सकती है, कंडीशन फॉल्स भी हो सकती है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर लूप बॉडी इटरेट होगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो आपके प्रोग्राम का कंट्रोल यहीं से लूप से बाहर आ जाएगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई है। ट्रू होने की सूरत में आपकी लूप बॉडी इटरेट करेगी। लूप बॉडी के इटरेशन के बाद आपके इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी आपने इस्तेमाल किया है अपनी फॉर लूप में वो किया जाएगा। अब यहाँ पे ये बात मैं आपको बताना चलूँ कि चूंकि डिफरेंट वेरिएशंस के साथ आप फॉर लूप को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो फ्लो चार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली इसी जनरल फॉर्म का है जो कि इस वक्त
आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है जिसे हमने अभी डिस्कस किया है, क्योंकि आगे चलकर हम ये देखने वाले हैं कि जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का प्रोसेस है ये एक्चुअली आप लूप बॉडी के अंदर भी शामिल कर सकते हैं। इस सूरत में आपकी लूप बॉडी की इटरेशन के फौरन बाद दोबारा से कंडीशन को इवेल्युएट किया जाएगा। लेकिन जनरल फॉर्म के अंदर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने जो जनरल फॉर्म के अंदर सिंटेक्स टाइप किया हुआ है, इसमें जब आप फॉर लूप को इस्तेमाल करते हैं तो लूप बॉडी की इटरेशन के बाद, एग्जीक्यूशन के बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का अमल होता है और उसके बाद दोबारा से कंडीशन को इवेल्युएट किया जाता है और फिर ये काम जारी रहता है जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। आइए एक एग्जाम्पल की मदद से हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर फर्ज कीजिए कि हम फॉर लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि स्क्रीन पर हेलो का वर्ड नई लाइन पर हर मरतबा प्रिंट हो और हम ये काम 5 मरतबा करना चाहते हैं। तो इसके लिए देखिए फॉर लूप को हमने किस तरह से इस्तेमाल किया। हमने फॉर का वर्ड यूज किया, काउंट इज इक्वल टू 1। ये हो गई इनिशियलाइजेशन, यानी काउंट जो है ये वो वेरिएबल है जिसकी मदद से हम अपने जो लूप्स की इटरेशन है उसे कंट्रोल करने वाले हैं, यानी हमारा काउंटर वेरिएबल है और उसकी इनिशियल वैल्यू हमने सेट कर दी 1 पे। उसके बाद सेमीकोलन है, उसके बाद काउंट लेस देन इज और इक्वल टू 5, यानी जब तक काउंट वेरिएबल छोटा रहता है या बराबर नहीं हो जाता 5 के, उस वक्त तक लूप बॉडी को इटरेट करना है। और फिर सेमीकोलन है और फिर काउंट प्लस प्लस, ये इंक्रीमेंट का अमल यहाँ पे अब हो रहा है। तो अब इसे अगर हम स्टेप बाय स्टेप चेक करें, उसके बाद आप यहाँ पर ये भी देखिए कि इंक्रीमेंट के अमल के बाद हमारी जो ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस है उसके दरमियान हमने एक ही स्टेटमेंट लिखी है कि सी आउट हेलो और फिर एंड एल, यानी हेलो का वर्ड स्क्रीन पर प्रिंट होगा, उसके बाद न्यू लाइन प्रोड्यूस होगी और अगर दोबारा लूप बॉडी इटरेट होगी तो इसी तरह से हेलो का वर्ड और फिर न्यू लाइन पे नेक्स्ट जो है मैसेज जो हेलो का है वो प्रिंट होता चला जाएगा। अब यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप इसे डिस्कस करते हैं। तो स्टेप 1, सबसे पहले आपकी इनिशियलाइजेशन का अमल कंप्लीट होगा। स्टेप 2 में आपकी कंडीशन को इवेल्युएट किया जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर स्टेप 3 पे प्रोग्राम का कंट्रोल जाएगा, अदरवाइज आपके प्रोग्राम का कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। तो कंडीशन ट्रू होने की सूरत में स्टेप 3 परफॉर्म किया जाएगा, यानी कि लूप बॉडी को एग्जीक्यूट किया जाएगा और फिर स्टेप 4 परफॉर्म किया जाएगा जिसमें कि आपके उस काउंटर वेरिएबल को अपडेट किया गया है। इसमें यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट का इस्तेमाल किया है और ये काम होने के बाद दोबारा से जो है स्टेप 1 जो है वो हर मरतबा परफॉर्म नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा कि स्टेप 1 जो है वो सिर्फ एक मरतबा परफॉर्म होगा और स्टेप 2, 3, 4 ये बार बार रिपीट होते रहेंगे। तो स्टेप 4 के बाद आप दोबारा से आपके प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो स्टेप 2 पे चला जाएगा, क्योंकि इनिशियलाइजेशन का अमल सिर्फ एक ही मरतबा दरकार था। आइए अब नजर डालते हैं डिफरेंट उन वेरिएशंस पर जिनके साथ हम फॉर लूप को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो वेरिएशन डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम उस वेरिएबल को डिफाइन भी लूप में कर रहे हैं जिसकी मदद से हम लूप की इटरेशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी हमारा काउंटर वेरिएबल। प्रीवियसली हमने जो स्लाइड में डिस्कस किया फॉर्मेट या सिंटेक्स फॉर लूप का, वहाँ पे हम ये एज्यूम कर रहे थे कि जो वेरिएबल था वो पहले डिक्लेयर किया जा चुका है प्रोग्राम में और उसे इनिशियलाइज हम फॉर लूप में जाके कर रहे हैं। लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम उस वेरिएबल को जो कि काउंटर के तौर पे हम यूज़ कर रहे हैं उसे हम डिफाइन ही फॉर लूप के अंदर जाके करें। इस सूरत में हमारा सिंटेक्स कुछ इस तरह से हो जाएगा। फॉर का वर्ड वैसे यूज़ होगा, लेकिन देखिए पहले जब हम इनिशियलाइज कर रहे थे तो सिंपली हम n इज इक्वल टू 1 कर रहे थे, लेकिन अब चूंकि हम यहाँ पे उस वेरिएबल को डिफाइन भी कर रहे हैं तो इस सूरत में हम कहेंगे int n इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम उस वेरिएबल को अपनी फॉर लूप के अंदर ही डिक्लेयर और डिफाइन भी कर सकते हैं, जिसे हम काउंटर के तौर पे यूज करना चाह रहे हैं। एक दूसरी वेरिएशन फॉर लूप की ये भी हो सकती है कि हम इनिशियलाइजेशन को ओमिट कर दें, यानी इनिशियलाइजेशन को हम फॉर लूप में ना करें बल्कि अपने प्रोग्राम की बॉडी में फॉर लूप से पहले ही हम इनिशियलाइजेशन के अमल को परफॉर्म कर लें। अगर ऐसा किया जाएगा तो फिर क्या होगा, देखिए यहाँ पर देखिए हमने int n इज इक्वल टू 1, यानी जो कि फॉर लूप से पहले ही हम कोड लिख रहे हैं वहां पे ही हमने n नामी वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर दिया और इनिशियलाइज भी कर दिया, उसकी इनिशियल वैल्यू भी सेट कर दी। तो अब दोबारा से इनिशियलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। इस सूरत में जब हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे तो फॉर के वर्ड के बाद हम पहले एक सेमीकोलन यूज करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने जो फॉर लूप का सिंटेक्स है
उसे फॉलो करते हुए हम जिस भी मॉडिफिकेशन या वेरिएशन के साथ इस्तेमाल करें, हमें नंबर ऑफ सेमी कॉलन्स जो हैं उनका ख्याल रखना है। चूंकि हमारे जनरल सिंटेक्स के अंदर 2 सेमी कॉलन्स हैं, एक सेमी कॉलन वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के बाद, दूसरा सेमी कॉलन जो है वो हमारी कंडीशन के बाद है। तो यहाँ पर देखिए, चूंकि इनिशियलाइजेशन जो है वो वेरिएबल की पहले ही हो चुकी है फॉर लूप से, इसलिए यहाँ पर हम सेमी कॉलन जरूर इंसर्ट करेंगे और बाकी जो कोड है वो वैसे ही है, यानी कि कंडीशन और फिर इंक्रीमेंट का अमल वैसे ही परफॉर्म किया जा रहा है। एक और वेरिएशन ये भी हो सकती है कि हम जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का अमल है ये फॉर लूप के यहाँ पर जो पैरेंथेसिस हैं इसमें परफॉर्म करने के बजाय हम लूप की बॉडी के अंदर भी ये काम कर सकते हैं। अगर ऐसा किया जाएगा तो क्या होगा, इस सूरत में हमारी जो फॉर लूप होगी वो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पर देखिए, हम अज्यूम करें कि जो इनिशियलाइजेशन है वो हम फॉर लूप की इस कंडीशन के साथ ही कर रहे हैं, लेकिन जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का अमल है वो हम लूप बॉडी के अंदर लेकर चले गए। तो n इज इक्वल टू 1 यानी कि इनिशियलाइजेशन हुई, सेमी कॉलन, n इज लेस देन और इक्वल टू 5 हमने कंडीशन इंपोज की, सेमी कॉलन, और फिर उसके बाद n प्लस प्लस, ये n प्लस प्लस अब हमारी लूप बॉडी का हिस्सा है, इसलिए यहाँ पर पैरेंथेसिस में हमने इसे इस्तेमाल नहीं किया। अब यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी कंडीशन है वो लाजमी है कि उस कंडीशन को आप पैरेंथेसिस के अंदर ही परफॉर्म करें। आप कंडीशन को ओमिट नहीं कर सकते, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए जो मैक्सिमम सूरत हाल बन सकती है वो ये हो सकती है कि वेरिएबल को पहले आपने इनिशियलाइज कर दिया और आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के अमल को लूप बॉडी में ले गए। तो फिर इस सूरत में हमारा जो कोड होगा फॉर लूप का वो कुछ इस तरह से होगा, फॉर पहले ही सेमी कॉलन जो कि इनिशियलाइजेशन के बाद आना था, उसके बाद कंडीशन और सेमी कॉलन, और फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है वो लूप बॉडी में चला गया। आइए अब एक प्रोग्राम की मदद से हम इस कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने पहले से डेव C++ में एक प्रोग्राम टाइप और सेव कर रखा है, और ये प्रोग्राम एक्चुअली फॉर लूप का इस्तेमाल करते हुए स्क्रीन पर एक टेबल प्रिंट करेगा, और टेबल हमारी मर्जी का होगा, यानी जिस नंबर का टेबल हम प्रिंट करना चाहते हैं वो प्रिंट होगा। और ना सिर्फ ये कि वो नंबर हम प्रोवाइड करेंगे, बल्कि उस टेबल की लेंथ कितनी होगी। यानी नॉर्मली जो हम बच्चों को टेबल याद करवाते हैं 2, 3, 4, 5 का टेबल, तो वो 10 तक हम याद करवाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 20 तक का टेबल चाहिए, 30 तक का टेबल चाहिए, इट्स अप टू यू। आप फॉर लूप की मदद से एक ऐसा प्रोग्राम देखने वाले हैं जिसकी मदद से हम ना सिर्फ इंटीजर जो कि टेबल के अंदर इस्तेमाल होना है वो यूजर से इनपुट के तौर पर लेंगे, बल्कि हमारे टेबल की लेंथ भी यूजर ही एंटर करेगा। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम इसे अटेन कर रहे हैं। हमारा जो प्रोग्राम है वो एक्चुअली लाइन नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे हमने इंटीजर डाटा टाइप के साथ 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। एक का नाम है टैब जो कि बेसिकली टेबल का एब्रीविएशन है, एक का नाम है लेन जो कि लेंथ की एब्रीविएशन है, और एक वेरिएबल का नाम है सी जो कि बेसिकली हम काउंटर वेरिएबल के तौर पे यूज करने वाले हैं। इसके बाद देखिए लाइन नंबर 6 पे हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक प्रॉम्प्ट जनरेट किया यूजर के लिए, एंटर नंबर फॉर टेबल। अब यूजर जो है वो इनपुट के तौर पे एक इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करेगा जो कि हम सी इन ऑब्जेक्ट की मदद से टैब नामी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। उसके बाद हमने एक और प्रॉम्प्ट जनरेट किया सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से, एंटर लेंथ ऑफ टेबल। तो हम यूजर से टेबल की लेंथ पूछ रहे हैं, अगर वो जो भी इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करता है 10, 15, 20 वो स्टोर हो जाएगी सी इन ऑब्जेक्ट की मदद से लेंथ नामी वेरिएबल में। उसके बाद लाइन नंबर 10 पे हमारी फॉर लूप स्टार्ट हो रही है। हमने कीवर्ड फॉर का इस्तेमाल किया, और देखिए यहाँ पे हम वही तीनों चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट। तो हमने कहा c इज इक्वल टू 1, हमने c को इनिशियलाइज किया, हमने डिक्लेयर किया जैसे लाइन नंबर 5 पे, और इनिशियलाइज हम इसे कर रहे हैं फॉर लूप में जाके। उसके बाद सेमीकोलन का इस्तेमाल किया हमने, c इज लेस देन और इक्वल टू लेन। अब हमारी कंडीशन क्या है, हम ये चाहते हैं कि जब तक हमारा जो वेरिएबल c है वो छोटा रहता है या बराबर नहीं हो जाता वेरिएबल लेन के, यानी जो भी यूजर ने लेंथ प्रोवाइड की है टेबल की 10, 15, 20, उसके इक्विवेलेंट जब तक ये वेरिएबल नहीं हो जाता c या उससे छोटा रहता है, उस वक्त तक हमारी लूप जो है वो इटरेट करेगी। और फिर C++ यानी कि c वेरिएबल में हमने 1 का इजाफा किया। अब लूप बॉडी में हमने एक ही स्टेटमेंट लिखी है और उसकी मदद से हम ये पूरा टेबल प्रिंट करने वाले हैं। हमने सी आउट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, और सबसे पहले तो हम वो इंटीजर वैल्यू प्रिंट करेंगे जिसका टेबल हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल यूजर ने 5 का टेबल प्रिंट करवाना चाहा तो 5 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद स्टैरिक का जो सिंबल है ये बेसिकली एक स्ट्रिंग की सूरत में हम प्रिंट करवा रहे हैं। आप देख रहे हैं डबल कोटेशन मार्क्स के पेयर के दरमियान ये स्टैरिक सिंबल है, तो इसे हम मल्टीप्लिकेशन के लिए शो करने के लिए जो है वो वहाँ पे स्क्रीन पर प्रिंट करवाएंगे। उसके बाद C
अब इनिशियली पहली मरतबा जब लूप बॉडी इटरेट करेगी तो वेरिएबल सी में 1 की वैल्यू स्टोर्ड है, तो जो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन पर वो कुछ यूँ होगी 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 और फिर इज इक्वल टू का साइन हम एक स्ट्रिंग की सूरत में यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। आप देख रहे हैं डबल कोटेशन मार्क्स के पेयर के दरमियान इज इक्वल टू का साइन मौजूद है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद टैब मल्टीप्लाइड बाय सी। अब टैब में बेसिकली वो इंटीजर वैल्यू स्टोर है जिसका टेबल हमें चाहिए, और सी में इनिशियली 1 की वैल्यू स्टोर है। तो अब अगर हम एज्यूम करेंगे 5 यूजर ने इनपुट के तौर पर फराहम किया था, तो जो स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट होगा वो होगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 5 1 5। तो 5 की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। और उसके बाद हम रिटर्न 0 करवा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि जब हमने फॉर लूप का इस्तेमाल किया है तो हमने कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल नहीं किया। जब आप एक सिंगल स्टेटमेंट फॉर लूप में एग्जीक्यूट करवाना चाहें तो आप कर्ली ब्रेस को ओमिट कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस यही है कि जब भी आप फॉर लूप का इस्तेमाल करें तो लूप बॉडी के लिए आप कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस भी शामिल कर देता हूँ। तो ओपनिंग कर्ली ब्रेस मैंने यहाँ पे शामिल की और जनाब इसको मैं क्लोजिंग कर्ली ब्रेस को रिटर्न 0 से पहले ले जाता हूँ यहाँ पे, ताकि हमारी लूप बॉडी जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए, क्लियर हो जाए कि यहाँ पे हमारी लूप बॉडी जो है वो ख़त्म हो रही है। थोड़ा सा मैं इसे टैब की मदद से इंडेंट कर देता हूँ। आखिर में हम रिटर्न 0 की मदद से एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं, क्योंकि हमने जब मेन फंक्शन को कॉल किया तो उससे पहले हमने इंट का इस्तेमाल किया। तो आइए इस प्रोग्राम को हम कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैंने इसे कंपाइल और एग्जीक्यूट किया। देखिए एंटर नंबर फॉर टेबल। लेट्स से कि मैं 9 का टेबल प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैंने 9 की वैल्यू इनपुट के तौर पर फराहम की। लेंथ में फॉर एग्जांपल मैं 20 तक का टेबल जो है वो प्रिंट करवाना चाहता हूँ, यानी कि मैं 10 तक नहीं बल्कि 20 तक 9 का टेबल प्रिंट करवाना चाहता हूँ और मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से ये मैसेज प्रिंट हो गया 9 1s out 9 और फिर इसी तरह से 18 27 36 और फिर ये टेबल जा रहा है 20 तक। तो आपने देखा कि किस तरह से फॉर लूप की मदद से हमने इस टास्क को अटेन किया।